गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। अब तुम मुझसे पूछोगे कि चलो वो सब तो ठीक है, पर चैनल ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि चैनल घटिया है, चैनल लीचड़ है, चैनल कमीना है, चैनल गंदे लोगों से भरा हुआ है जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी बंदे को मार भी सकते हैं। उनका कोई ईमान धर्म नहीं है। एंड देन एवरी वीकेंड सलमान खान हैज़ टू प्ले विक्टिम कार्ड कि आई एम डन, मेरा हो गया, मेरे को जाना है, मेरे बस का नहीं है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। मतलब मेरे को ना इतना गंदा लग रहा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये घर में मेरा दम घुट रहा है। घुट भले ही थम रहा है उसका, लेकिन वो करता रहेगा क्योंकि उसको पैसे की बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, उसके खर्चे इतने ज़्यादा हैं जा, और उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। 3-4 महीना फ़िल्म की शूटिंग करो लगा करके धूल मिट्टी गर्मी में, तब जाके 100 करोड़ मिलता है। या तो 2-3 घंटा माइक के आगे बोलने का ही 12 करोड़ मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कुछ गलत है। दैट्स नॉट अ बैड बिजनेस डील बाय द वे, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी प्रिसाइज। तुम्हें क्या लगता है, एक अच्छा सा यूट्यूबर आएगा, वहाँ पे 4-5 ऐसे मेंटली सिक लोगों के बीच में बैठेगा जो शो के बाद ऑलमोस्ट थेरेपी लेने वाले हैं, जो आधे से ज़्यादा डिप्रेशन में है, और बोल देगा ज़्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते का 50 लाख रुपए दे दो अपने यहाँ रुकने का, चैनल उसको 50 लाख रुपए दे देंगे और बड़े ही प्यार से उसको विदा भी कर देंगे और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बड़े से बड़े रोस्टर जो अपने आप को इंटरनेट पे बड़ा डैंक बताते थे, बड़ा अपना कूल बताते थे कि मैं तेरे को तोड़ दूंगा, मैं तेरी बंदी वगैरह ये कर दूंगा, मेरे मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, ये भी साले वहाँ जा जा के आंसू बहा रहे हैं क्योंकि अंदर से जो कुछ है ना इनका, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ये बस बातों के शेर हैं। जो ज़्यादा इंटरनेट पे आपको डैंक बनता हुआ दिख जाए ना, एकदम टफ गाय, कूल गाय, देसी वाला बंदा दिख जाए बिल्कुल ही, जो होता है ना बिल्कुल ही, मतलब स्टीरियोटिपिकल जाट टाइप जो बॉलीवुड फिल्म में दिखते हैं, मार देंगे मुरा देंगे अपन, डर 80 डर दे नहीं किसी ना दे, वैसे ही जो ऐसे होते हैं ना बिल्कुल ही, ये बस पिक्चरों में है, ये रियल लाइफ में कुछ नहीं है। ये थोड़ी सी मार से, थोड़ी सी गालियों से साले रोने धोने लग गए, सास बहू का नाटक चल रहा है, क्योंकि ये सारी दबंगई सिर्फ यूट्यूब पर है। एक बार तुमने अपनी पावर साबित कर दी ना फेमस होने के बाद, तो जितने चंगू मंगू दिख रहे हैं ना इंटरनेट पे जो अपने आप को रोस्टर बताते हैं 4-5 मिलियन वाले, कैरी मिनाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ट्रिगर्ड इंसान की नहीं, ये इनकी किसी की इतनी औकात नहीं है कि तुम पर रोस्ट वीडियो बना दे। क्योंकि अगर तुम्हारा इतना ज़बरदस्त ऑरा है और तुम्हारी पास इतनी ताकत है कि तुम किसी बंदे के इंस्टाग्राम फॉलोअर की माँ बहन कर सकते हो, तो वैसे भी तुमसे कोई पंगे फोकट में लेके अपने चैनल की माँ बहन नहीं करवाएगा। बट देर इज़ वन गाय ऑन द इंटरनेट जो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये बड़ा अजीब बंदा है, मेरे को आई जेन्युइनली डोंट नो हु दिस गाय इज़। इसका नाम बैड विलेजर करके है। ये मतलब मेरे को बड़ा ही अजीब लगा यार कसम से। ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है बड़ा इस देश का जिसको इसने लपेटे में ना लिया हो, और इसने बहुत ब्रूटल रोस्ट करा है। इसने एक आधी वीडियो बनाता है और क्या ज़बरदस्त काम करता है ये। मुझे पता नहीं कैसे करता है, लेकिन आई डोंट नो मैन, सीरियसली आई एम नॉट सेइंग ही इज़ द नेक्स्ट कैरी मिनाटी, पर इन फ्यूचर ये बंदा बहुत आगे जा सकता है। इसके 3 लाख सब्सक्राइबर भी आप लोग जानते होंगे। ये मतलब अलग ही है, मतलब इसका क्या फ्रेमवर्क है, ये क्या काम करता है, क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, मतलब दैट्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, कि दिस गाय इज़ फेयरलेस, ही इज़ फेयरलेस। इसे किसी से घंटा कोई मतलब नहीं है, ना ये अपने चैनल की ग्रोथ कराने के लिए लक्ष्य चौधरी की तरह सबकी चाटता फिरता है और सबकी छपरियाँ गिरी ये टॉलरेट नहीं करता। इसका है मतलब, गटसी लड़का का नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे जब उस पर एफआईआर हो गई थी और फिर वो रो भी रहा था पुलिस स्टेशन में, उसका तो सीन अलग था। इसने मतलब सबको ही मुंह पे छपरी बोला है, और इसकी, जबकि इसे अच्छे से पता है कि एक स्ट्राइक आने पर इसका चैनल आराम से उड़ सकता है। हिज सब्सक्राइबर आर नॉट इवन 1/1/3, और 1/3 भी बहुत ज़्यादा हो गया यार, 1/30th। मतलब 3 लाख सब्सक्राइबर और 6 मिलियन में मतलब कितना फ़र्क होगा। मतलब इतने कम सब्सक्राइबर के बाद भी इतना गूदा रखता है, और जिस तरीके से इसने रोस्ट बनाया है, मेरे को इसको देख के मेरे अंदर हिम्मत आई बोलने की। मतलब अगर नफ़रत करते हो तो सीधा मुंह पे बोलो और बाद में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फेम। इसी से ही मैंने वो इन्फ्लुएंसर्स वाला और फैक्ट्स अबाउट रोस्टिंग कम्युनिटी वाला वीडियो बनाया पूरा,
और वो 32 पार्ट का बनाया मैंने 32 पार्ट्स बनाए उसमें अलग से, जिसमें मैंने अपनी रोस्टिंग कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ बताया। और उस एक वीडियो मेरे को हिट किया, यस, मैंने बोला यस इसमें कुछ बात है, ये करना चाहिए। मतलब यार इसका मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी फटती नहीं है इसकी, इतना ब्रूटली ऑनेस्ट है। कहता है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की मैं भीख मांगता हूँ, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मतलब ऐसा कोई बंदा देखा है आपने? मतलब आई एम जस्ट स्टन्ड बाय द वे ही जस्ट प्रोसेसेस। और इतना ऑनेस्टी मतलब हैंडल नहीं हो पाती कभी कभार यार, मतलब नफ़रत भी उठती है इससे काफ़ी ज़्यादा। हाँ मतलब पर मैंने देखा नहीं कभी ऐसा करते हुए इसको। क्या रीज़न है वो तो समझ में नहीं आया आज तक, पर जो कुछ भी है अच्छा लगा। वही है जो हर आपकी बेवकूफ़ी में आपका साथ दे, जो आपको ये भी ना बताए क्या सही है क्या गलत है, जो हर गलत चीज़ में आपको एक तो बिना सोचे समझे हर डिसीजन पे अंधा आपको सपोर्ट दे, और उसके बाद अगर ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस आ गए तो बियर की बोतल आपको दे दे कि ले भाई कुछ नहीं होता, फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, चलना पी लेते हैं। लेकिन वो कभी अपनी समझ लगा के काम नहीं करेगा कि जो तू कर रहा है वो गलत है, तू मत कर ये सब। अभी तो मैंने सीधा सीधा क्रिटिसाइज़ करा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ध्रुव राठी भी ये वीडियो बना देगा। बिग बॉस हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको बंद होना चाहिए। वहाँ कैरी मिनाटी भी अगर चला जाता तो भी मैं उसका विरोध करता, नहीं जाना, क्यों जाना है, गंदा शो है, गंदा है। अब आज बिग बॉस में क्लाउड खेले जा रहे हो, वो जोगिंदर MTV रोडीज़ में ऑडिशन दे करके आ गया, सिलेक्ट भी हो गया। अब और क्या देखने के लिए बचा है हमारे पास? अब क्या वही बचा है कि भुवन बाम नेहा कक्कड़ की तरह आंसू बहा बहा के रो रहा है? सिंगर तो वो भी है, सिंगर वो भी था, भुवन बाम सिंगर था, उसने रियलिटी शोज़ में पार्ट लिया। बीबी से पहले वो बहुत सारी रियलिटी शोज़ में जा जा के टेलीविज़न पे कल्चरल प्रोग्राम्स में गाता था, और उसकी वीडियो में फुटेजेस भी आती थी। और ये 2012-13 की बात है, तब वो इतना फेमस भी नहीं था। 2014 में तो बीबी स्टार्ट हुआ था। तो ये बात मेरी समझ में आई नहीं कि उसने तो अपने मन का किया ना, उसको भी ऑफ़र आया होगा बिग बॉस से, लेकिन तब तक वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, अपना ब्रांड बना चुका था कि उसको बिग बॉस की ज़रूरत नहीं थी। उसने वो जो टाइम बिग बॉस का था उसने अपने काम पे दिया, और उसने इतना ज़बरदस्त कंसंट्रेशन बना के अपने चैनल को स्काई रॉकेट कर दिया। मैं जानता हूँ उस समय कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंसर इंडिया में नहीं थे, वही इकलौता था, बट स्टिल आफ्टर कंपटीशन स्टेइंग रेलेवेंट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। कोई है ही नहीं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा तुम, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन टेंशन वाली बात सिर्फ तब हो जाती है जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं और हर कोई साला डायमंड प्ले बटन लेके घूम रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी इज्जत है, तो मतलब बंदे ने कुछ तो किया होगा ना। ऑफ़र तो उसको भी अच्छे खासे आए थे, चाहता तो वो भी किसी MTV रोडीज़ में चला जाता, क्योंकि 2012 में फेमस तो वो भी नहीं था। ऐसा कोई था नहीं कि लड़कियां पागल हो रही हैं मैं गॉड आई लव यू, बीबी की वाइन्स के बाद फेमस हुआ। और वो भी एक, मुझे लगता है 6-7 महीने में हुआ वो। बीबी की वाइन्स को जब 1 साल पूरा हो गया था तब वो टेड टॉक्स में बात कर रहा था, मतलब कम से कम 2-3 महीने या 6-7 महीने तो उसको लगे ही होंगे अपना पहला वायरल वीडियो देने में। फिर बाकी वीडियोस पे व्यूज़ आ जाते हैं, जब एक वीडियो वायरल हो जाता है तो प्रीवियस पे भी आ जाते हैं। तो सेम सेम लॉजिक वहाँ लगता है। तो क्या कर रहा था उस टाइम पे, वो फेमस होने के लिए रोडीज़ का ऑडिशन दे देता, फिर उसका वो क्लिप डाल के अलग से अपलोड करते, बीबी फर्स्ट ऑडिशन इन रोडीज़, वो स्प्लिट्सविला जाता। रोडीज़ का तो भयंकर क्रेज़ था उस टाइम पे, लेकिन उसको अच्छे से पता था कि मैं रोडीज़ मटेरियल नहीं हूँ। मैं नहीं 6 घंटा एक रूम में एज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड एज अ ग्रोइंग आर्टिस्ट मैं मेंटली हरास नहीं हो सकता, और राजीव की गालियाँ मुझे नहीं सुननी है। बचा कुचा अंदर का आर्टिस्ट भी मर जाएगा, और इज्जत का जो भाजी पाड़ रहा होगा वो तो अलग ही है। वो कैमरा के आगे वीडियो बनाने के अलावा साला मॉनिटर ताड़ रहा होगा अपने कंप्यूटर पे बैठ के, और अपना सर फोड़ रहा होगा, भैंस क्या कहाँ आ गया मैं। तो सेम लॉजिक, अपने अंदर के आर्टिस्ट को मारना है तो किसी रियलिटी शो में चले जाओ, क्योंकि वो जीतने वाले कौन से बॉलीवुड में गुरु रंधावा बन गए, नहीं बन पाए ना। तो डिप्रेशन और एनजाइटी इज़ गुड फॉर अ यूट्यूबर, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ रह के खुश तो कोई नहीं है। तुम 2-4 क्लिप मुझे उठा करके दिखा दोगे कि देखो भैया ये ट्रिगर्ड है, ये फुकरा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मस्त लाइफ जी रहे हैं, मैं वो भी देख लूँगा। तुमको जो हथियार डालना है डाल लो, मैंने सब देख, तो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलने वाला है। मैं सीधा बोलूँगा वीकेंड का वार, 2-4 दिन की चांदनी है बेटा ये तो। सुबह उठ के अविनाश गालियाँ देगा, जिया अपना तगड़ा गेम खेलेगी, और वो तीसरी लड़की और है मनीषा, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया क्यों है गेम में। ये तीनों बदल जाएंगे क्या? मूड अच्छा है, बाइक स्टार्ट कर रहा है यार अभी रात के 1:30 बजे। कहाँ जा रही है चूतिया पेटीएम पे, कहाँ जा रहा है तू? अजीब लूडू, कैसे कैसे चूतिए लोग भरे पड़े हैं हमारे मोहल्ले में यार, कसम से।
भैंस की यहाँ की क्या चल रहा है साला, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी आज नहीं हो पाई भाई। तो मतलब सेम चीज़ सेम लॉजिक अगर बीबी पे लग सकता है तो सेम लॉजिक वहाँ लगाओ ना फुकरा पे। तुम्हें अगर टेलीविज़न पे काम करना है देन गो फॉर सीरियल्स, टीवी सीरियल्स में जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना था ना बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। तो तुम्हें ऐसे शो में क्यों जाना है जहाँ सबसे ज़्यादा लो एफर्ट लगता है? अपने आप को ज़रा चुनौती दो ना, बड़े इन्फ्लुएंसर हो, ठाट से जाओ किसी ऐसे शो में जहाँ मेंटल लेवल पे कुछ चुनौती मिले, कुछ मज़ा आए काम करने में, थोड़ा मेंटल टफनेस और स्ट्रेस हो, अच्छा लगेगा ना, अपने फुल पोटेंशियल में गाओगे। और जहाँ तक बात रही उस बात की कि फिर आ गया KTM वाला यार, खुशी का मतलब ये थोड़ी होता है कि क्या गलत है क्या सही है। खुशी का मतलब बस ये होता है कि अभी के लिए वो खुश है, लेकिन आसपास का माहौल जब बदलेगा नहीं। अगर आप चार्ली चैपलिन के साथ या राजपाल यादव के साथ लिव इन रिलेशनशिप भी कर लोगे ना, जब तक अगर आपके आसपास का माहौल ही घटिया है तो फिर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते। और बहुत सारे लोग मुझे हिपोक्रेट भी बोलते हैं, कहते हैं कि भैया एक तरफ तो आप हो कहते हो कि फ्लॉप एक्टर्स को बिग बॉस जाना चाहिए, एक तरफ तो आप कहते हो कि बिग बॉस बंद होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हो बिग बॉस ज़रूरी भी है उन फ्लॉप एक्टर्स के लिए जिनका करियर सालों पहले ख़त्म हो चुका है। और दूसरी तरफ आप अपोज भी करते हो कि इन्फ्लुएंसर्स को बिग बॉस नहीं जाना चाहिए, फुकरा इंसान को। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आप हुए ना। तो मेरे भाई देख, बिग बॉस से मतलब रियलिटी शो है। जब आप 30-35 के हो जाते हो ना, एक मैक्सिमम एज लिमिट होती है, तब तक आपको कोई कॉर्पोरेट कंपनी हायर नहीं करेगी। एक्टिंग में नहीं चले तो भैया नौकरी वगैरह कर लेंगे। उनकी हो गई उम्र, 30-35 के हो गए हैं सबके सब, जो भी अपने आप को सेलिब्रिटी वहाँ पे बोलते हैं। अब कौन लेगा 40 साल की उम्र में, अप्लाई करके दिखा दे किसी IT कंपनी में। एक्सपीरियंस भी होता है, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस भी होता है। अच्छा लगेगा क्या? एक एक शो का 80,000 लेते हो तुम, एक एक एपिसोड का तुमको मिलता है महीने की 40,000 की नौकरी तुम्हारी लगेगी। उस बंदे के एक्सपेंसेस देख भाई, घर एक को हर एक को चलाना है, हर एक को अपना घर चलाना है। तू ये मत समझ कि कोई चूतिया एक्टर है तो उसको काम ही क्यों मिलना चाहिए। अब है तो है, उसने उसकी फील्ड में क्यों है, वो एक्टिंग कर क्यों रहा है, वो उसके ऊपर है। वो टिकटॉक पे उल्टी सीधी रील क्यों बना रहा है, उसे अपना घर चलाना है। अगर उसके बदले में उसको पैसे मिल जाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले सही या गलत देख कर नहीं, वक्त और हालात देख कर किए जाते हैं। इफ़ यू आर ब्रोक देन मतलब जब लोगों पे पैसे की कमी होती है तो लोग रंडी बन जाते हैं, मतलब स्ट्रिपर बन जाते हैं। मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। ये फिर साला प्लेन आ गया। स्ट्रिपर से मेरा मतलब वो नहीं है जो GB रोड में घूमती हुई दिखती है, वो फ़ॉरेन की अमेरिकन स्ट्रिप क्लब। जब आप जाते हो थाईलैंड में, जब आप जाते हो वहाँ जो लड़कियाँ आपको दिखती हैं जो नंगे पुंगी डांस वगैरह कर रही होती हैं, उनमें से बहुत सारी कॉलेज स्टूडेंट्स होती हैं जो अपनी फ़ीस देने के लिए सब करती हैं। क्वीन पिक्चर नहीं देखी? उसमें वो विजय लक्ष्मी पैकेज डिलीवर करती है तो कहती है कि हमारी अम्मी ने भेजा है, उनको यहाँ का एड्रेस नहीं दे सकते तो झूठ बोल दिया। उनकी अम्मियों को मतलब मैं मुस्लिम वाला एंगल नहीं डाल रहा हूँ, वो डायलॉग बोल रहा हूँ मैं। उनके घर वालों को पता नहीं है बात ही कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो मजबूरी में आदमी कुछ भी करता है, ठीक है। चोरी करता है, डकैती, मर्डर, बच्चों के लिए खून वगैरह सब कर लेता है। यहाँ तक जा सकता है आदमी, तो फिर गाली गलौज करके अगर थोड़ा पैसा मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो वापस आएगा, उन्हीं पैसों की FD करा देगा, उस पर इंटरेस्ट आता रहेगा, PPF करा लेगा उन पैसों का। तो साल भर साल बढ़ते रहेंगे, तब तक थोड़ा और हासिल करते हैं। या फिर संभावना सेठ ने जैसा किया, वो आइटम सॉन्ग करती थी बिग बॉस में, एक्टिंग वाइज वो मतलब नूरा फतेही का सस्ता वर्जन बन के रहेगी। एक्ट्रेस कभी बन नहीं पाई, बिग बॉस गई, बिग बॉस से वापस आकर उसने वही करा कि भाई इससे पहले एक्टिंग में दुकान बंद हो जाए, यूट्यूब खोल लो, सोशल मीडिया तो हमेशा ही है, ठीक है। फुकरा 60 करोड़ों में छापते हैं इन्फ्लुएंसर, वो गरीब हैं। तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता। और दूसरा रीज़न ये है कि इतने अच्छे डेली सोप्स आज की डेट में बनते नहीं हैं। ये कोई 2000 या 1990s या 1980s का सिनेमा नहीं है कि हम लोग देख भाई देख, हीरो भक्ति की शक्ति है, हातिम और अदालत, विक्की विक्की और वेताल, ईशान, तुमको सपनों को आवाज़ दे वाला, और भी बहुत थे, कौन कौन से थे, बेस्ट ऑफ लक निकी। अब ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं, अब ये सब बंद हो गया। डिज़नी ने सिटकॉम्स बंद कर दिए हैं। आता था मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि तुमको काम मिल जाएगा, उनकी जॉब की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो कुछ भी करते हैं। उनके हालात ही इतने ज़्यादा घटिया हैं कि उसके ऊपर तो मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट नहीं, दो ध्रुव राठी भी 40 वीडियो बना देगा तब भी उनके एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब पहले जैसे सीरियल बनते नहीं हैं। वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी कितना फेमस हुआ था, वो मिहिर के लिए राइट्स हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर्ष गुजराल ने वीडियो भी बनाया था स्टैंड अप का उस पर, है ना। और मिहिर का क्या हुआ, वो उस सीरियल के बाद वो गायब हो गया, अडल्ट वेब सीरीज़ कर रहा है ऑल्ट बालाजी पर।
तो मतलब देख रहे हो कितनी अनसर्टेनिटी है। एक ज़माने में एक सीरियल का हिट आदमी जिसके लिए दंगे हो गए, सड़क पे हवन हो रहे हैं, सीरियल में मरा है, लेकिन लोग इतने सीरियस हैं। आज की डेट में उसका ये हाल हो गया है। ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज़ कर रहा है। रोनित रॉय की इतने सीरियल्स आते थे, हम लोग आता था, दूरदर्शन पे इतने बस सीरियल्स आते थे। शाहरुख खान का फौजी आता था, शाहरुख खान भी पहले सीरियल में था, फौजी आता था। अब वो सब तो बंद हो गया, वैसे सीरियल बनते नहीं हैं। लोग ये इन पुराने सीरियल के क्लिप्स को देख करके लोग अभी भी कमेंट करते हैं, दोज वर द गोल्डन डेज। कोई आप पुराना गाना उठा के देख लो, वो 10 बहाने करके ले गए दिल, उसके नीचे वही लिखा है, मिस द गोल्डन डेज, 9XM ब्लूटूथ, हनी सिंह 2011-12 एरा, इमरान खान वो एम्पलीफायर वाला। तो वो सब तो एरा जा चुका है। अब ढंग के शो नहीं बनेंगे, ढंग के सीरियल नहीं बनेंगे, तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी गिर गई, क्वांटिटी आगे आ गई। समझने वाले लोग समझ गए, डिमांड और सप्लाई। अब नागिन आ गया, भाग्य का जहरीला खेल। अब देख लो, अब क्या नागिन, भाग्य का जहरीला खेल, अब कहाँ थे हम। दूरदर्शन पे कैसे मस्त मस्त सीरियल आते थे। अब ये 2013 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, तो 2010 वाले उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन हीरो भक्ति की शक्ति है। हातिम आता था, हातिम अच्छा था। और वो कौन सा था, वो मजूबा का अजूबा, वो भी मुझे याद है बचपन में, वो जो पेड़ का था। और एक फिल्म आई थी भूत अंकल करके, जिसमें जैकी श्रॉफ भूत बनता है। और फिर तब पिक्चरें भी मस्त बनती थी ना, हेरा फेरी हो गई, भागम भाग हो गई, प्रिया दर्शन वाली जितनी भी थी। तो तब वैसे माहौल था आर्टिस्टिक। अब वो डेड हो गया सारा माहौल। बॉलीवुड में भी अब वैसी कॉमेडी फिल्में नहीं बनती। लोग बार बार अब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अब उससे तुम हेरा फेरी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से नहीं कंपेयर कर सकते ना। तो बस मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सही या गलत देख कर नहीं, बस वक्त और हालात देख कर की जाती हैं। ठीक है। बम्बई दुनिया का, एशिया का सबसे महंगा शहर है, और ट्रिगर्ड इंसान और जितने भी ये एल्विश वगैरह है, ये सब दिल्ली के ही हैं। सारे यूट्यूबर्स दिल्ली के लौंडे हैं, सारे के सारे। बहुत कम ऐसे होंगे जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हैं। आशीष का मुझे पता नहीं, बीबी दिल्ली का है, हर्ष तो शक्ल पे लिखा है दिल्ली का है, कैरी फरीदाबाद का है, उसने मैंने सुना है ऐसा, पता नहीं, शायद वो भी दिल्ली का ही होगा। और दिल्ली का नहीं होगा तो हरियाणा का होगा या यूपी का होगा। हाँ मतलब दिल्ली, यूपी, हरियाणा, सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं यहीं से ही हैं ज़्यादातर। बॉम्बे के बॉर्न एंड ब्रॉट अप बहुत कम दिखे मुझे। ज़्यादातर जो बॉम्बे में थे, जो हैं भी बॉम्बे में, वो दिल्ली से वहाँ आए हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है दिल्ली में। 20-25 हज़ार रुपये महीने में तुम 3 BHK बड़ा आराम से एंजॉय कर सकते हो, बहुत लग्जरी। लेकिन 1 BHK का रेंट बॉम्बे में महीने का 40,000 होता है, वो भी सबसे गंदा वाला। अब समझ में आया, एक्टर लोग जो होते हैं खर्चा चलाने के लिए, ये सब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब वेटर की नौकरी क्यों करते थे, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होता है। वो एशिया की सबसे महंगी सिटी है। 40,000 रुपये में 1 BHK मिलता है महीने का। मेरे मेरे फर्स्ट 2 भाई की जॉब लगी थी, 25,000 रुपये, नहीं 25,000 ही था ना, सॉरी 30,000 रुपये महीने की मेरी जॉब लगी थी मेरे भाई की IT कंपनी में एज अ फ्रेशर। तो उसका भी, उसमें भी 10,000 जोड़ के तो खाली तुम्हारा रेंट निकलेगा, आगे का खर्चे का मैं बता भी नहीं रहा। और सेलिब्रिटी की PR होती है, मैनेजर होता है, स्टाफ होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो है चीज़ें यार। ठीक है ना, बंद कर दे, बंद कर दे, अच्छे से एडिट कर दी उसको। हाँ? अच्छा, कुत्ता भी चला गया, बाइक भी चली गई, लड़की भी चला गया चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। तो शो में क्या होता है, आई डोंट केयर शो की TRP कितनी ज़्यादा है, आई डोंट इवन केयर कि शो में जाने के लिए क्या है, ये शो इतना महान क्यों है, क्योंकि ये शो क्यों है, किस लिए है, इस शो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आज तक किसी को सही से नहीं पता। तो शो अच्छा है या बुरा है, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। सलमान खान को भी नहीं पता कि ये शो किस बारे में है, तो कंटेस्टेंट्स को 3 महीना ये शो अटेंड करके क्या ही समझ में आ जाएगा। उनको बस ये बात पता है कि शो में सरवाइव करने के लिए मेन कैटेगरीज या टैक्टिक्स क्या हैं, हद से ज़्यादा ओवर रिएक्शन कैमरा पे देना, या फिर सामने वाले बंदे को बिना किसी मतलब के परेशान करना। मैं बिग बॉस के अलावा किसी और शो को क्यों इनकरेज करता हूँ, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। सिंगिंग शोज़ हैं, डांसिंग शोज़ हैं, कौन बनेगा करोड़पति जैसे मेंटल शोज़ भी हैं जो आपकी मेंटल कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं। इन शोज़ में रह कर के भले ही मैं मानता हूँ कि ये शोज़ में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं। KBC में भी एलिगेशंस लगे हैं कि कभी कभार अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे सवालों के जवाब हिंट्स के ज़रिए बताए हैं, या फिर पूरे पैसे नहीं दिए जाते। और हर रियलिटी शो में ऐसा होता है कि पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ टैक्स के नाम पे कट जाता है। और फिर इंडियन आइडल का तो वर्ल्ड फेमस नेहा कक्कड़ जो अपना नाटक करती है, वो तो सबको ही पता है,
वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, कंटेस्टेंट्स की बैक स्टोरी दिखाते हैं, इमोशनल टाइप कुछ हो जाता है एकदम बिल्कुल ही रंडी रोना बेकार का नाच गाना, उसकी इमोशनल बैक स्टोरी वगैरह दिखाते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग कॉन्टेंट वाया द सेलिंग पॉइंट ऑफ देयर शो, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द बैक स्टोरी ऑफ द पर्टिकुलर कंटेस्टेंट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेस्टेंट्स को मार्केट में अपने कंटेस्टेंट्स की स्टोरी बेचना है। कंटेस्टेंट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंटेस्टेंट्स अच्छा गाता है तो वो ऑफ कोर्स आगे जाता रहेगा और एक ना एक दिन कोई ना कोई ऐसा सीज़न आ जाएगा जो जीत जाएगा, और ज़्यादातर विनर्स भी उनकी अकेडमी से होते हैं। बट इंडियन आइडल फिर भी अगर ये नेहा कक्कड़ नहीं हो और इन सारे गधों को हटा दिया जाए जो जजिस के नाम पे गधे बैठे हैं, इन सबको हटा दिया जाए, बट स्टिल दीज इंडियन आइडल हो गया। सुपर डांसर तो बहुत ही घटिया, वो तो एकदम बेकार है, उससे तो बात ही नहीं करनी मेरे को। बच्चों से कैसे कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, आई डोंट गिव अ शिट। और वो बहुत अजीब था कि आप किसी 4 साल के बच्चे से पूछते हैं कि आपकी चड्डी में क्या है, या पापा मेरी मम्मी की चड्डी उतार के उनको मारते हैं। लेकिन बस द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब आप ऐसे चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन रहता है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता बिसाइड्स बिग बॉस हमने कोई ऐसा रियलिटी शो देखा है, लॉकअप भी चलो ठीक है, कोई सिंगिंग या डांसिंग का हमने ऐसा कोई रियलिटी शो देखा है, या म्यूज़िक का हमने ऐसा कोई रियलिटी शो देखा है जिसमें आर्टिस्ट आपस में लड़ झगड़ रहे हों। तो आर्टिस्ट के बीच में एक फ्रेंडली कहते हैं ना कंपटीशन रहता है। पेरेंट्स को भी नेशनल टेलीविज़न पे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, सब आप करके बात करते हैं, और आपको पैसे भी शायद पर एपिसोड के अच्छे खासे मिल जाते हैं। झलक दिखला जा हो गया, नच बलिए हो गया, और भी बहुत सारे शोज़ हैं, सच का सामना भी था पहले। आपको पैसे भी अच्छे खासे पर एपिसोड के मिलते हैं और फिर विनिंग अमाउंट तो होता ही है। और हद से ज़्यादा जब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तब हद से ज़्यादा प्रेशर के चक्कर में आपका जो पोटेंशियल है वो क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। जब हद से ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है, आपको इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपसे टिकी हुई हैं और करोड़ों लोग आप मानते हैं, जजेस भी ये मानते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है। तो एज आ आर्टिस्ट आप अपने ऊपर 100 गुना और मेहनत करते हैं। आप ये 100 गुना और मेहनत के साथ साथ आप पूरी कोशिश करते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है या आपका जो स्किल लेवल है वो मैक्सिमम तक चला जाता है इस वजह से, बिकॉज यू आर इन द ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग। एंड वो अलग बात है कि अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता देन तो फिर तो आप किसी भी तरीके की कोई प्रिपरेशन मत कीजिए, स्टेज पे जाकर रिजेक्ट होकर के वापस आ जाइए। क्योंकि इनके ऑडिशंस भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पॉइंट होता है, रोडीज़ का ऑडिशन हो गया, ये हो गया। इन सब की वजह से एज आ आर्टिस्ट आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि म्यूज़िक वीडियो बना के दिखाओ तो आप शायद नहीं बना पाओगे, लेकिन अब जा कर के आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी होगा। मैंने क्यों फुकरा इंसान के लिए इंडियन आइडल सजेस्ट करा था, उसके पीछे का ये रीज़न है। मैं जानता हूँ उसको मेरे सजेस्ट करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये वीडियो कभी वो देखेगा भी नहीं, बट स्टिल तो इस वजह से होता है। द मोर डिस्टर्ब्ड दे विल बी, इंस्टेड ऐसे शो को छोड़ करके जहाँ पे आपको अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करने को मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आप एक ऐसे शो में चले गए जहाँ पे जाने के लिए कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, जहाँ पे सब के सब गधे हैं, जहाँ पे जो वो सब लोग हैं जो नेपोटिज्म की वजह से या फिर बिना किसी टैलेंट के या फिर किसी 2 टके के ट्रेंड के चक्कर में वायरल होकर फेमस होकर के उस शो में आ गए। तो इससे एज ए आर्टिस्ट आपके बारे में क्या पता चलता है कि मतलब जहाँ ज़्यादा पैसे दिखें वहाँ चले जाओ। वो अलग बात है कि अगर शो का आपको सामने से ऑफ़र आए तो चलो समझ में भी आता है, उसको मुंह पे मना भी किया जा सकता है, सच कोई बात नहीं है। और सीधी बात यह है कि जिसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर या फॉलोअर जिसके होंगे वही बिग बॉस जीतेगा। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके थे? स्टैन के। सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके थे? स्टैन के। उससे पहले वाले सीज़न में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके हैं? 12 मिलियन एल्विश के। सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं? एल्विश के। तो जीतेगा कौन? एल्विश। अब फुकरा के उसके आधे हैं तो भी क्या, तो ट्रिगर्ड इंसान ने स्ट्रीम कर ली फिर भी कोई फ़ायदा हुआ? फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि वो रनर अप बन गया, फर्स्ट रनर अप बन गया, वो सेकंड आ गया, लेकिन और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बात तो पहले से ही फिक्स्ड है, पहले सीज़न से ही पता चल गया था कौन विनर है, इन दोनों में से कोई एक होगा। पुनीत कभी भी शायद हो सकता है सेकंड रनर अप पुनीत बन जाता अगर वो घर में टिकता तो। और जो लोग कहते हैं कि इंडियन यूट्यूब बड़ा अच्छा है, यहाँ पे तो सब लोगों ने मिलकर लाइव स्ट्रीम करी, तो हाँ मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे क्रिएटर्स ने आपस में स्ट्रीम करी।
लेकिन आशीष ने जो बात बोली थी ना कि द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द स्ट्रीम इज़ कि फुकरा ने हमको एक बार भी नहीं बोला कि आओ ट्रिगर्ड के लिए सपोर्ट करो भाई, ट्रॉफ़ी तो हमारे घर आने वाली है, हमारी पूरी कम्युनिटी इस बिग बॉस की ट्रॉफ़ी को वेलकम करती है। तो भाई वीडियो का टाइटल तो यही है, वोट फॉर फुकरा इंसान लाइव स्ट्रीम। वीडियो का टाइटल इसी बात का है, तो मेन यूएसपी उस वीडियो का वही है, उसका सेलिंग पॉइंट वही है, उस वीडियो का पर्पस बनाने का यही है कि तुम सबको स्ट्रीम पर एक साथ जूम कॉल पे लेकर के आ जाओ, वो लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो वहाँ पे चल रहा है, अपनी बात कर रहे हैं लोग, लाइव चैट पे लगे हुए हैं। लेकिन उस वीडियो को जो पब्लिश करके बनाया जा रहा है वो बनाया ही इसीलिए जा रहा है कि देखो फुकरा इंसान बिग बॉस में है, आखिर के कुछ हफ्ते दबा के उसको वोट करो। और जितने भी लोग हैं वहाँ पर जो स्ट्रीम में दिखाई दे रहे हैं वो सब जो हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब तुमको भी लगेगा कि कितने अच्छे क्रिएटर्स हैं, आपस में कितनी अच्छी दोस्ती रखते हैं। देख भाई सीधी सीधी बात है, ऐसा नहीं होता है, सारे क्रिएटर्स आपस में अच्छी दोस्ती नहीं रखते हैं। उसके पीछे का साफ साफ रीज़न ये है कि गिनती के 5 से 6% क्रिएटर आउट ऑफ 100 आपस में टच में होंगे, और आपस में उनमें से 2.5% ऐसे होंगे जिनकी थोड़ी बहुत दोस्ती होगी। बड़े क्रिएटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, और काफ़ी ज़्यादा जब आप फेमस होते हो तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि सबको अच्छे से ट्रीट करना, सबको अच्छे से बात करना, बिकॉज आप अपने आप में ही चलता फिरता ब्रांड हो। यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल ऑन अर्थ। तो आप सबसे जा कर के दिल्ली का लौंडा बन के पंगे नहीं ले सकते, क्योंकि फैंस भी 50 मैसेज भेजते हैं एक दिन में, ब्लॉक करने से गाली वाली भी देने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लक्ष्य चौधरी का चैनल आपने देखा है, हर रोज़ कोई ना कोई रोस्ट वीडियो बनता रहता है। अब मैं कहाँ की बात कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई रोस्ट वीडियो बनता रहता है। तुम्हें क्या लगता है ये सारे क्रिएटर्स आपस में बहुत खुश हैं? गिनती के 4-5 क्रिएटर्स ऐसे हैं जो दोस्त होंगे रियलिटी में। 95% वैसे ही हैं जैसे लक्ष्य चौधरी का रिलेशनशिप बाकी क्रिएटर्स के साथ है। ये देखो सीधी बात यह है कि अगर तुम किसी कम्युनिटी में हो या तुम एक ऐसे कमरे में हो जहाँ 40-50 लोग हैं, ठीक है, तो कम से कम ये तो बहुत स्वाभाविक है कि हर एक आदमी का खुद का ग्रुप होगा, 5 लोगों का 7 लोगों का ग्रुप होगा। अब उन दोनों के ग्रुप का कोई ना कोई बंदा एक इंटरेक्ट करेगा, जैसे ग्रुप ए में एक बंदा है, ग्रुप बी में एक बंदा है। अब ए वाला बी से एक बंदा है बी का, वो ए से मिल रहा है, तो उन दोनों के ग्रुप के बंदे भी आपस में इंटरेक्ट करने लग गए ना। तो उसका क्या मतलब है, पूरा यूट्यूब जो है वो सबसे वहाँ पे सब हर कोई अच्छे से बनता है, हर एक की अच्छे से बनती है हर एक से, वो कुछ लोग बस। और मैं खुश भी हूँ कि चलो एक बंदे को सपोर्ट किया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि अगर आपका ओपिनियन डिफ़र कर गया ना, अगर कोई ऐसे बोल दे कि यार मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, पहले बिग बॉस पर रोज़ वीडियो बनाता था एल्विश, अब साला वहीं जा रहा है तो ये तो हिपोक्रेट है, तो मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता, तो ठीक है, तो बाकी सारे यूट्यूबर्स तुम्हारी गांड मारेंगे कि तेरे को शर्म नहीं आती, अपने ही प्लेटफॉर्म के साथ गद्दारी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को, तू इतना बड़ा यूट्यूबर है, तेरे को जनता ने इतना प्यार दिया है, और आज जब किसी यूट्यूबर की सपोर्ट करना है तो तू पीछे हाथ कर रहा है। यूट्यूब इज़ लाइक अ फैमिली ब्रो, कम से कम इज्जत तो रख। और अगर तूने उन सबका साथ दे दिया तो तेरी सबसे बड़ी दिक्कत तब भी होगी, कल को कोई भी डिसीजन एल्विश लेंगे, या कल को कोई भी डिसीजन फुकरा लेंगे, या कोई भी यूट्यूबर जो इंटरनेट पे बैठा हुआ है जिसके आपस में अच्छे खासा ग्रुप है अच्छे दोस्तों का, वो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, वो इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे कि आप इस फलाने ढिमकाने क्रिएटर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। अब हो सकता है, और सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी रियलिटी शो में जा रहा है उसको सपोर्ट करो, 100 चीज़ों का सपोर्ट और हो सकता है, किसी का भी हो सकता है वो, और आपको हर बार मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का है, हमारी कम्युनिटी में अपने आप से बहस क्यों करें, क्यों ज़बरदस्ती पंगा लें भाई, माँ चुप जाएगी, रहने दे, क्यों बेकार में डर लग रहा है, क्यों पीछे पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अपना ओपिनियन अपने तक रखिए, और इतनी दोस्ती तो, इतना हक तो हर एक आदमी आपको देता है कि ओपिनियन डिफ़र कर सकते हैं, इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कम्युनिटी का है, हम कैसे ना बोलें अगेंस्ट। अरे बोलो बिंदास अकेले, तुम यार, तुम कौन सा उसको मर्डर है, जेल गलती थोड़ी, तेरे की जेल थोड़ी भेज देगा कोई तेरे को, हो सकता है नाराज़ हो जाए, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो स्ट्रीम थी उस वीडियो के अंदर, उसके अंदर कैरी मनाटी था, उसके अंदर भवन बाम था, नहीं था ना, तो बस फिर हर कोई तो नहीं है ना उस स्ट्रीम के अंदर, एक आध लोग आ गए, ठीक है, स्ले पॉइंट भी नहीं था उसके अंदर, ध्रुव राठी भी नहीं था, या प्रभजोत भी नहीं था, इन सब ने भी नहीं गए ना बिग बॉस। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम बिल्कुल ही हो। अब क्या होगा, तुझे हर बार ऐसी स्ट्रीम पर बुलाएंगे। इफ़ यू आर अ फेमस क्रिएटर एंड यू थिंक दैट
एक आध बार अपने फेवरेट क्रिएटर को अगर सपोर्ट कर दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो तुम्हारे लिए वहाँ भी नुकसान है, क्योंकि हर बार तुमको घसीट के ले आएंगे, ये फलाना ढिमकाना क्रिएटर है, ये इस रियलिटी शो में जा रहा है, चलो उसको सपोर्ट करो। अब भले ही आप उससे डिसएग्री करते हैं, भले ही आप उसके बिल्कुल फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हाँ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि सारा आप अपनी कम्युनिटी वालों को नाराज़ कर देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर वो जो जितने भी बंदे नाराज़ हुए हैं वो भी पलट के जवाब देगा, वो रोस्ट वीडियो बनाएगा। अगर उसने रोस्ट वीडियो नहीं बनाया तो उसकी कमेंट सेक्शन में तुमको गालियाँ पड़ेंगी। तो भैया सीधा स्टार्ट से दम दिखाओ, स्टार्ट से अपना रहो, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। और इन रियलिटी शोज़ में ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।